नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार का नाम दिया है। आपको बताना है कि आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है। आपके पास ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। अब हम जानेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल के लिए क्या नाम दिया है। बताइए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल की संज्ञा दी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजाहितैषी अखबार कहाँ से निकलता था। आपके पास ऑप्शन है बनारस, कलकत्ता, आगरा या लखनऊ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि प्रजाहितैषी अखबार कहाँ से निकलता था और इसके संपादक कौन थे, उनका नाम भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रजाहितैषी अखबार आगरा से निकलता था और इसके संपादक कौन थे। बताइए प्रजाहितैषी अखबार के संपादक कौन थे। बिल्कुल सही, राजा लक्ष्मण सिंह थे। कब निकाला गया था ये, तो 1855 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। आपके पास ऑप्शन है बांग्ला, कोंकणी, गुजराती या संस्कृत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। बांग्ला भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। यह पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है। ठीक है, बाकी ये तीनों भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी। आपके पास ऑप्शन है दक्षिणोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र या पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि खरोष्ठी लिपि किस ओर से लिखी जाती है, तब आपका उत्तर क्या होगा। खरोष्ठी लिपि किस ओर से लिखी जाती है, तो खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। आपके पास ऑप्शन है मधुमालती, मृगावती, पदावली या पद्मावत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है और उसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पदावली ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है और इसके रचनाकार कौन है, तो ये विद्यापति जी की रचना है। मैथिली भाषा की रचना है ये। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मधुमालती की रचनाकार कौन है। बताइए मधुमालती की रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, मधुमालती मंजन की रचना है। और मृगावती की रचनाकार कौन है। मृगावती कुतुबन की रचना है और पद्मावत जायसी की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का खंडकाव्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पंचवटी, सिद्धराज, नहुष या पथिक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मैथिली शरण गुप्त का खंडकाव्य कौन सा नहीं है और साथ में ये बताना है कि फिर यह खंडकाव्य किसका है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पथिक जो है वो मैथिली शरण गुप्त का खंडकाव्य नहीं है। तो ये भी बता दीजिए कि किसका खंडकाव्य है और कब का है, मतलब इसका रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही, रामनरेश त्रिपाठी का है 1920 ईस्वी का खंडकाव्य। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बाकी ये तीनों खंडकाव्य जो है वो मैथिली शरण गुप्त के हैं। पथिक रामनरेश त्रिपाठी का है 1920 ईस्वी का।
हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? आपके पास ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। अब आप लोगों ने बताना है कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। बिल्कुल सही, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। ठीक है। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बिल्कुल सही, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य। ठीक है। अब हम जानेंगे कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है। बताइए, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही, हित हरिवंश। ठीक है। और चैतन्य संप्रदाय के कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। और सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है केशवदास, पद्माकर, देव या चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तो देव है। अब आप लोगों ने बताना है कि देव जो है वो किस धारा के कवि माने जाते हैं। बताइए, देव जो है वो किस धारा के कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही, रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं ये। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, वो है भावविलास और भवानी विलास। ठीक है। ये दोनों रचनाएं जो है वो देव की है और बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत या गंगावतरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि फिर ये रचना जो है वो किसकी है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, गंगावतरण श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बताइए, गंगावतरण के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है 1927 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या अरुण कमल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, राजेश जोशी का काव्य संग्रह है ये। हमारा अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपके पास ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तमस जो कि भीष्म साहनी का उपन्यास है, इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला ये भी बताना है साथ में। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बिल्कुल सही, 1975 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, इंशा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? आपके पास ऑप्शन है प्रेम सागर, नहोश, श्री कृष्ण चरित या उदय भान चरित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी पुस्तक इंशा अल्लाह खान द्वारा लिखी गई है उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, उदय भान चरित जो है वो इंशा अल्लाह खान द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इंशा अल्लाह खान द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उदय भान चरित, यह किसका दूसरा नाम है? तो यह रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है।
हमारा अगला प्रश्न है, एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? आपके पास ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और इसका रचनाकाल क्या है? आज का प्रश्न है आप सब लोगों के लिए कि एक घूंट का रचनाकाल क्या माना जाता है। सभी का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, मेला आंचल का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, दरभंगा, बनारस या बिहार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेला आंचल का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है और किस विधा की रचना है और किसकी रचना है? 3 प्रश्न बनते हैं आपके, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मेला आंचल का कथा क्षेत्र जो है वो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर ये आधारित है। ठीक है। और किस विधा की रचना है ये? तो उपन्यास विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? बताइए, मेला आंचल किसकी रचना है, किसका उपन्यास है ये? बिल्कुल सही, फणीश्वरनाथ रेणुका। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रुकोगी नहीं राधिका के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है राजी सेठ, मंजूर भगत, उषा प्रेमवदा या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रुकोगी नहीं राधिका, इसके रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रुकोगी नहीं राधिका के रचनाकार उषा प्रेमवदा है। और किस विधा की रचना है ये? तो उपन्यास विधा की। ठीक है, यह एक उपन्यास है उषा प्रेमवदा का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। आपके पास ऑप्शन है काशीनाथ खत्री, पद्म सिंह शर्मा, अंबिका दत्त व्यास या राधा कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से भारतेंदु युग के निबंधकार कौन नहीं है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पद्म सिंह शर्मा जो है वो भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है। आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मार्क्सवादी समीक्षक कौन है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा विधा की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु या मेरे साथ जन्म। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना आत्मविधा की नहीं है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि अगर यह आत्मकथा विधा की रचना नहीं है तो किस विधा की रचना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अग्नि सेतु जो है वो आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। अग्नि सेतु जो है वो जीवनी विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? बताइए अग्नि सेतु के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, विष्णुचंद्र गुप्त। ठीक है। अब हम जानेंगे कि सहचर है समय ये जो आत्मकथा विधा है इसके रचनाकार कौन है, किसकी आत्मकथा है ये? बताइए सहचर है समय। बिल्कुल सही, रामदर्श मिश्र की। ठीक है, 1991 ईस्वी की। और यौवन के द्वार पर इसके रचनाकार कौन है?
बताइए, यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? देवराज उपाध्याय की। ठीक है, 1970 ईस्वी की। और मेरे साथ जन्म, इसके रचनाकार कौन है? तो हंसराज रहबर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? आपके पास ऑप्शन है वामन, भोजराज, क्षेमेंद्र और भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, उसका चयन करना है आपको। बताइए, सही उत्तर क्या होगा? वामन, भोजराज, क्षेमेंद्र या भरत मुनि। तो सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, भरत मुनि ने जो है काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, जबकि वामन ने कितनी मानी है? तो वामन ने 20 मानी है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है और वामन ने 20 मानी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है। आपको बताना है कि भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके पास ऑप्शन है व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण या रसास्वादन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि नाट्य शास्त्र जो है वो किसका ग्रंथ है। बताइए, नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? शाबाश, बता दीजिए। बिल्कुल सही, भरत मुनि का। ठीक है, अब आपने बताना है कि जो नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य रसास्वादन है और नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि का ग्रंथ है। ठीक है, और इसे जो है वो पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।